Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री जो न्यू बुक है उसके सेकंड चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज़ को स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आए अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो यूनिक के नोट्स पड़े थे, मैं आप लोगों को वहाँ से दिखा रहा हूँ। आप लोगों के पास जो की बुक है आप लोग इसको वहाँ से जो है वो समझ कर याद कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ले लेना है यहाँ से, और फिर आपके पास जो की बुक अवेलेबल है वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें एक्सरसाइज के पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 में वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक एटम का जितना भी वजन है वो उसकी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि एटम के अंदर 3 ही पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वजन जो है वो हमने पढ़ा ना 10⁻31 में था, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन 10⁻27 था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तकरीबन बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का वजन तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिनका वजन जो है वो कुछ कंसिडरेबल है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक एटम का जितना भी वजन है वो सारा का सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे वही लिखा हुआ कहते हैं जितने भी तकरीबन एक जो मैस है ना एटम का वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनमें जो है वो जिनका ग्रेटर वजन होता है इलेक्ट्रॉन से। और आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो 1836 गुना ज़्यादा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं कि वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर एलिमेंट है ना जो उसके अंदर उसका एक एटॉमिक नंबर होता है। उसका एटॉमिक नंबर जो है वो उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर होता है। तो जिस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन भी मुख्तलिफ होगी और उसकी खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके एटॉमिक नंबर से। एलिमेंट्स के एक दूसरे से मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होते हैं, इसी वजह से उनकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। अब एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होने से खसूसियात कैसे मुख्तलिफ होती हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, जो कि उनके केमिकल बिहेवियर को बताती है, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम डिटरमिन करते हैं उसके केमिकल बिहेवियर को, विच इन टर्न डिस्टिंग्विशेस, जो कि बदले में क्या करता है, नुमाया करता है वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर, एक एलिमेंट को दूसरे से। स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास ये यूनिक के नोट्स अवेलेबल थे, मैं आपको यहाँ से एमसीक्यूज़ का सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं आप उसको वहाँ से कर सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने बिस्मथ ये लिखा हुआ है, बिस्मथ है और इसका एटॉमिक मास 210 है, इसका एटॉमिक नंबर 83 है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम इसको, आपको पता है कि जब टॉप पर हम ए लिखते हैं, ए टू जी, मैंने आपको बताया हुआ ना, ए और जी, आप इसको याद रखें, ठीक है। जो ABC है ना आपकी, ए से शुरू होती है जी तक जाती है, तो ऊपर एक नीचे जी आएगा। ए से हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं और जी से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो है वो एटॉमिक मास है और नीचे एटॉमिक नंबर है, और हमें ये भी पता है कि जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स देखें ए की वैल्यू क्या है, 210 है, जी की वैल्यू क्या है, 83 है, एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे, ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। ए में से आप जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने यही किया हुआ है और इसके जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाली हुई है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं वाई इज ट्रिटियम। तो ट्रिटियम क्या है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब इसमें जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटॉप है ना, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये ट्रिटियम। अब स्टूडेंट्स कोई भी आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्यों होता है, जब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, जब वहाँ पे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क आता है, वहाँ पे किसी एक की तादाद ज़्यादा होती है, तो उससे जो है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। देखिए ट्रिटियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, बिकॉज इट हैज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ट्रीटमेंट क्या, ये ट्रिटियम है ना जो, ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके हमने पढ़ा था ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर ना शुआएं निकलती हैं, पार्टिकल्स निकलती हैं और वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव डिके करता है, इमिटिंग लो एनर्जी बीटा रेडिएशन, ठीक है। और कौन सी रेडिएशन खारिज करता है, बीटा रेडिएशन खारिज करता है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज, ठीक है। 3 तरह के हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेज। दोबारा रिपीट करें, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेज। तो यहाँ पे बीटा रेडिएशंस, इनसे बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस निकलते हैं,
ट्रिटियम के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है। अब देखें ना H3 1 है, अब इसका क्या मतलब है, एक इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन होगा और इसका एटॉमिक मास कितना है 3, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 3 - 1 = 2, तो 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है, और एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि बाकी आइसोटोप है ना जो हाइड्रोजन के, जो कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम से वजनी बना देता है और इसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोगों ने इसको लिख लेना है। क्वेश्चन देखते हैं कि एक एटम जो है वो एब्जॉर्ब और एनर्जी इवॉल्व का मतलब होता है खारिज होना है, किस तरह से एनर्जी को जज़ब करता है और खारिज करता है। स्टूडेंट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उसके बाहर खास किस्म के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब्जॉर्ब करेगा। न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, खींच के रख रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। जब इसने न्यूक्लियस की पहुंच से बाहर निकलना है तो इसे एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस की पहुंच से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ऊपर वाले शेल्स में चला जाएगा, और जब स्टूडेंट्स ऊपर से वापस आएगा नीचे तो उस एनर्जी को ये रिलीज़ कर देगा। क्या कर देगा स्टूडेंट्स, रिलीज़ कर देगा। शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और ऊपर से नीचे आता है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। और ये जो अमल है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, आप लोग जो है उसको रीड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या जैसे कि लाइट और हीट की शक्ल में खारिज होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ। स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया, 2 को डिस्कस कर लिया, 3, 4, 5 ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है वो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन से क्या मुराद है, मतलब इसका जो आंसर्स है ना, ठीक है, वो हमें एज इट इज़ बुक में कहीं लाइन में लिखा नहीं मिलेगा। हमने इसका, ठीक है, जवाब है ना जिसको कंस्ट्रक्ट करना है, खुद बनाना है अपने नॉलेज की बेस पर, अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हमने इसके आंसर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। एक शेल, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ना क्यों बढ़ जाती है जैसे कि हम फर्स्ट शेल से सेकंड शेल के अंदर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आए इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के तो खास किस्म के पार्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। अब नीचे उसकी एनर्जी कम है, उसके ऊपर एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों बढ़ जाती है। अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जब नीचे इलेक्ट्रॉन नीचे है ना, वहाँ पे उसकी एनर्जी कम है। जब एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब पहले से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। जब जज़ब करके ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से चूँकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एनर्जी को जज़ब करके जाते हैं, इसी वजह से सेकंड शेल के अंदर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत फर्स्ट शेल से। क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, बुक में वो क्या कहता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होती है जैसे हम फर्स्ट से सेकंड शेल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सेकंड शेल जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में उसकी एनर्जी ज़्यादा है पहले शेल की निस्बत, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। दिस इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस में इजाफा है न्यूक्लियस से, इसके रिजल्ट में क्या होता है, हायर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। तो आपने ज़हन में रखना है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास फर्ज करें न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस उसे खींच के रखता है, उसे हिलने ही नहीं देता। उसे समझ आ रही है ना। अगर देखें ना, आपको कुछ जो चीज़ है आपको पकड़ के रखे, ज़ोर से पकड़ के रखे, तो आप क्या एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं ना कर सकते, आपको किसी चीज़ ने ज़ोर से पकड़ा हुआ है। आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल तब कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी आपकी तब होगी जब आप उसकी पहुंच से आज़ाद हो जाएंगे। तो इसी तरह न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को जकड़ा हुआ है। अब जो करीब है तो ज़्यादा मजबूती से जकड़ा हुआ, थोड़ा सा दूर हो गया तो कम, उस पर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है ना उस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम हो गई है, तो अब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो कहता है व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब स्टूडेंट्स देखें ये वही, अब इसका आंसर कहीं पर गिवन नहीं है, लेकिन आपने इसको अपने कॉन्सेप्ट की बेस पर खुद इसको आंसर लिखना है। अब स्टूडेंट्स देखें, डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, एक साइड पे कैथोड था और एक साइड पे एनोड था। कैथोड से एनोड तक शुआएं मूव करनी थी, दरमियान में स्टूडेंट्स गैस है। अब हमने वहाँ पर गैस का ना, जो हमने आपको पता है हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, साथ पर वैक्यूम पंप लगा होता है। वो वैक्यूम पंप क्या करता है, वो हवा को बाहर निकालता है। वो क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है। अब स्टूडेंट्स हवा को क्यों बाहर निकालते हैं, वहाँ पे हम गैस के प्रेशर को कम क्यों रखते हैं, ताकि कम हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रॉ करूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक साइड पे कैथोड है, एक साइड पे एनोड है। अब कैथोड पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैस मौजूद होती है। गैस मौजूद होती है ना, वो एक प्रेशर होता है गैस का, जो वो गैस का प्रेशर है ना, वो कैथोड से पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देता। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं हम उसके प्रेशर को कम करते हैं। जब प्रेशर को कम करते हैं तो यहाँ से पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जो रुकावट है, जो हिंड्रेंस है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बआसानी मूव करते हैं और हमें कैथोड रेज मिलती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और एनोड रेज मिलती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसको कम करने की वजह क्या है, ताकि मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस को कम करना। तो स्टूडेंट्स हम इसके आंसर को रीड करते हैं।
वो कहते हैं कि लोअरिंग द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज नेसेसरी, क्योंकि ये हेल्प करते हैं वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को क्रिएट करने में। ये जो वैक्यूम है ये क्या करता है, प्रोवाइड मिनिमम ऑपोजिशन, कम से कम रुकावट टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कैथोड से निकलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं स्मूथली बड़े आराम से मूव करते हैं कैथोड से, ठीक है, एनोड की। नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या है, वो कहता है हाउ इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद द टाइम, ये कॉन्सेप्ट जो है वक्त के साथ किस तरह से बदला। स्टूडेंट्स ये इसमें कई सारे मॉडल्स थे, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के कई सारे मॉडल्स हैं, हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ना कि इलेक्ट्रॉन का, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। बोहर कहते हैं कि दरमियान में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके इर्द मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मैं अगर आप यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ ना, इस तरह से ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फर्ज करिए इस तरह से इसके मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मूव करते हैं इसकी एनर्जी कम होती जाती है, एक वक्त आता है कि न्यूक्लियस में आकर गिर जाता है, ठीक है। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था एटम का। उसके बाद क्या हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और बोहर ने आके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सिमिलर टू प्लैनेट्स, ठीक है, सिर्फ सिमिलर टू प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। जिस तरह सोलर सिस्टम में सन मूव करते हैं ना, इसी तरह जो दरमियान में न्यूक्लियस है उसके गिर्द क्या मौजूद, क्या रिवॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बोहर ने आके कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट मजीद चेंज हुआ, देखिए हाउ एवर एज साइंटिफिक नॉलेज एडवांस, जैसे जैसे साइंसी नॉलेज जो है वो एडवांस होता गया, बढ़ता गया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, जो इवॉल्व हुआ, मजीद बेहतर हुआ। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह और वेव की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शंस, ठीक है। ये श्रोडिंजर, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में, अगर आपको याद है मेरा पहला लेक्चर, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था, श्रोडिंजर नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन पेश की थी, वेव इक्वेशन, जिसकी मदद से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द खास रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप जो है इसको कर सकते हैं, उसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने आपकी बुक के अंदर अगर यहाँ से 2-3 पॉइंट्स गिवन है, आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर, यहाँ पे एटम्स के 3 कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है। एक सबसे पहले रदरफोर्ड का है, उसके बाद फिर ठीक है बोहर का है, और उसके बाद फिर श्रोडिंजर का कॉन्सेप्ट है। ये 3 साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट गिवन है। स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, वो अनस्टेबल कब होगा, जब उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद में फ़र्क होगा, या उनकी तादाद एक ज़्यादा होगी, एक की तादाद कम होगी, तब वहाँ पर जो है वो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो वो यही कहते हैं द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब उनका तवाज़ुन ख़राब होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, जो कि लीड करते हैं एक्सेस एनर्जी विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। दिस इम्बैलेंस, ये जो तवाज़ुन का ख़राब होना है, ये कॉज करता है न्यूक्लियस को कि वो रेडियो एक्टिव डिके में जाए, ठीक है, कि उसका न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स एमिट हों, खारिज हों, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सकें। रेडियो एक्टिव डिके में न्यूक्लियस जो है वो एमिट करते हैं एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन शुआओं की शक्ल में, और एक मोर बैलेंस, ज़्यादा तवाज़ुन और स्टेबल कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन कहते हैं शक्ल को, एक ख़ास स्टेबल कन्फिग्रेशन के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें वो कहता है अगले क्वेश्चन के अंदर, डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिस्ट ने किस तरह से नतीजा निकाला कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स इसके अलग अलग आंसर्स बनते हैं। एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आंसर ये है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मैस रेशो निकाली थी। चार्ज टू मैस रेशो सबकी सेम आ रही थी, अलग अलग गैसेज इस्तेमाल करके देखा, सबकी सेम आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक जैसे पार्टिकल्स हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर लिखा हम इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन्स की वर सेम रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट बीइंग स्टडीड। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चार्ज टू मैस रेशो वाली प्रॉपर्टी है। अब डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी गैस इस्तेमाल करें, जो भी गैस आप इस्तेमाल करेंगे उनके चार्ज टू मैस रेशो सेम आ रही थी। अब दे कंक्लूड दैट सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स। तो उन्होंने नतीजा निकाला कि एक ही किस्म के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करें द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए।
मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है इसके स्ट्रक्चर में, आपने बताना है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 से मुराद उसके अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो नॉर्मल, जो आमतौर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉर्मल आइसोटॉप की बात करें, जो कि आमतौर पर प्रोटियम होता है। किसकी बात करें? प्रोटियम होता है, ठीक है। आपने इसके मतलब ये बताना है। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आप हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की हेडिंग दे देंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। आपने उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है? स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर देना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इतना कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं और रीड करके आप इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने इसको एक लाइन में लिखना है, आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल हाइड्रोजन एटम के बारे में बताएं, उसके बाद उसके 3 आइसोटॉप्स के बारे में बताएं, ठीक है। और जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको प्रॉपर्टी पड़ी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जब वो नीचे होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, उसकी एनर्जी कम है, ऊपर जाता है एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव आइसोटॉप। थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स को रेडियोएक्टिव आइसोटॉप के जरिए एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना, ठीक है, यहाँ पे आपने पहले ये बताना है कि जब एक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है वो रेडियोएक्टिव डिके करता है तो वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा या गामा पार्टिकल्स को खारिज करता है। आपने इतना लिखने के बाद आपने एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता देना है कि इस थ्योरी के मुताबिक एटम्स जो हैं वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि कई सारे शेल्स या एनर्जी लेवल्स के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आपके बुक में ना एक पैराग्राफ बनाया हुआ आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। इसको हमने एक लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था। आप लोगों ने इस पैराग्राफ को लिखने के बाद और साथ ही एक एग्जांपल दे देनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ये 2 लाइनें आपने एक्स्ट्रा लिखनी है, बाकी आपका बुक का पैराग्राफ ही है, वही आप लोग इसके अंदर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, आपकी बुक के अंदर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन गिवन है और उसके 3 एप्लीकेशंस भी गिवन है। हमने इसका एक अलग से लेक्चर भी स्टडी किया हुआ है एप्लीकेशंस का, आप लोग उसको भी देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने लेक्चर के अंदर इसके प्रॉपर निशानात भी लगाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन हैं आपकी बुक के अंदर, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं। मैंने आप लोगों को इसकी लेक्चर के अंदर हेडिंग्स बनवाई हुई हैं, ठीक है। आप लोग इसकी हेडिंग्स बना के और एप्लीकेशन लिख कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्करी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए इसका क्या बताना है, हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। आए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसने मरकरी जिसका सिंबल है Hg, ठीक है, मरकरी के आपको 7 आइसोटॉप्स उसने दिए हुए हैं और सातों आइसोटॉप्स के आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने मरकरी का क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे एक टेबल की शक्ल में, जितना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो पहला आइसोटॉपिक मास है 196 है, इसकी अबंडेंस उसने गिवन है, बुक में गिवन है। 198 इसकी अबंडेंस ये है, 201 की अबंडेंस ये है, 204 की अबंडेंस ये है, 199 की अबंडेंस ये है, 200 की अबंडेंस ये है, 202 की अबंडेंस ये है। तो आप इस तरह की टेबल बना के इसकी अबंडेंस और आइसोटॉपिक मास लिख लेंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद आप हेडिंग देंगे रिक्वायर्ड डाटा। रिक्वायर्ड डाटा में आपने क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, वही सॉल्यूशन होगा जो हम इससे पहले करते रहे हैं। आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर आइसोटॉप है ना जो, उसके मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर ऐड दरमियान में प्लस का साइन लगा के फिर इसी तरह फिर अगले आइसोटॉप के मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 196 है, ये इसके आइसोटॉपिक मास है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.0146 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर अगला आइसोटॉप, इसका आइसोटॉपिक मास 198 है, इसको मल्टीप्लाई किया 10.02 के साथ, देखिए सेम यही है, फिर प्लस, फिर अगले आइसोटॉप को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 201 है, इसकी अबंडेंस है 13.22। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, फिर अगला आइसोटॉप है 204 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.85 के साथ। उसके बाद देखिए अगला आइसोटॉप है 199, इसको मल्टीप्लाई किया 16.34 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आइसोटॉप है 200, इसको मल्टीप्लाई किया 23.13 के साथ, और जो लास्ट वाला आइसोटॉप है 20, इसको मल्टीप्लाई किया 29.80 के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक हमने डाटा लिख लिया, उसके बाद इसको 100 पर डिवाइड कर दिया।
जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यूज आएंगे, और फिर क्या करेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। जब इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 199.39। तो आप नीचे रिजल्ट में लिख देंगे, थस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी इज 199.39। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। अब इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से क्या मुराद है, इसमें आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है, तफ्तीश करनी है और चीज़ों को सोच समझ के आपने इनके आंसर्स करने हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट जो है वो किस तरह से एलिमेंट्स को तैयार करते हैं, हम देखते हैं इसे। स्टूडेंट्स देखें ये आंसर दिया हुआ है, बहरहाल आपकी बुक में जो आंसर है आप उसे कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने सारा करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे पहली लाइन कर लें, ठीक है। एक क्या कहते हैं, वो कहते हैं साइंटिस्ट जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं एलिमेंट्स को लेबोरेटरी थ्रू प्रोसेसेस। कौन कौन से 3 प्रोसेसेस गिवन है, एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है पार्टिकल बम्बार्डमेंट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है टूटना। एक एटम है ना, न्यूक्लियस को आप तोड़ देंगे तो उससे एक नया एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स ही एक एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं और वही एटम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो उससे एक नया एटम बन जाएगा। अब 2 न्यूक्लियाई को मिला देंगे, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मिलाना, तो इससे एक नया एलिमेंट बन जाएगा। अब पार्टिकल बम्बार्डमेंट, आप एक एटम के ऊपर एक दूसरा पार्टिकल जब बम्बार्ड करवाएंगे, बम्बार्ड का मतलब होता है गिराना, ठीक है। जब आप गिराएंगे तो इससे एक नया एलिमेंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 3 प्रोसेसेस याद रखने, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और पार्टिकल बम्बार्डमेंट। और स्टूडेंट्स इसके एक लाइन आपने इसको लिख देना है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, साइंटिस्ट कंबाइन करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई को, जब कंबाइन होंगे तो वो हैवियर एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इतना ही लिख लें, बहुत है। अब उसके बाद है न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई इनटू लाइटर एलिमेंट्स। इसमें जो हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई है ना वो लाइटर एलिमेंट्स में टूटते हैं। उसके बाद है पार्टिकल बम्बार्डमेंट, एक अदर मेथड है, इसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डायरेक्ट करवाया जाता है टारगेट एटम्स के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक लिख सकते हैं बस। तो आपने क्या करना है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स याद रखें, आपके चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज से ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और पार्टिकल बम्बार्डमेंट है क्या चीज़, और इनकी मदद से हम किस तरह से नए एलिमेंट्स को तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, वो कहता है सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, बोह्र्स एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि जिस तरह एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के खास किस्म के शेल्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें दरमियान में सन है और उसके गिर्द सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम की तरह इस पर आपने कमेंट करना है, बताना है कि क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स साइंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो दरमियान में न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द शेल्स पड़े हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह का हमारा सोलर सिस्टम होता है। मैं आपको इसको रीड करके दिखा देता हूँ। आपने इसको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने इसमें से ना यहाँ पे the idea that an atom is similar to mini solar system is helpful to explain atomic structure, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में मदद देता है। वो कहते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जैसे कि सन होता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे कि प्लैनेट जो हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपने इतना करने के बाद आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है आपने बताना है कि अगरचा के जो कॉन्सेप्ट ना मिनी सोलर सिस्टम के हेल्पफुल है एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिख दें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब अब इसको काट दें, यहाँ से आप काट दें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मुखालफात, ठीक है। आप इसे मुखालिफ कहते हैं, मुखालिफ बात मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेट करती हैं, इस बात को निगलेक्ट करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं, इस बात का मुखालफत करती हैं कि जो एटम है वो सोलर सिस्टम जैसा नहीं है। स्टूडेंट्स देखें, वो कहते हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो है ना, जो हमारे सियारे हैं, वो फॉलो प्रिडिक्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। वहाँ पे हमें पता होता है कि इस खास ये ऑर्बिट के अंदर है ना जो ये प्लैनेट जो है मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट फॉलो फिक्स पाथ। उनका कोई फिक्स पाथ ही नहीं होता, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं, एनर्जी को रिलीज करके नीचे आ जाते हैं, उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता। जबकि जो न्यूक्लियस जिस तरह सन है ना, सन के जो प्लैनेट्स हैं उनका एक फिक्स पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो कहते हैं द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज। गवर्न का मतलब होता है चलाना, ठीक है। जो सोलर सिस्टम है ना उसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस चला रही होती हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस चलाती हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा फर्क है। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन जंप बिटवीन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। ये एटम का अलग अलग एनर्जी लेवल, जिसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, एक अलग एनर्जी लेवल है और ये एक अलग एनर्जी लेवल है। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, एमिट खारिज करते हुए एंड अब्जॉर्ब और जज़ब करते हुए एनर्जी को, लेकिन जो सोलर सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों
इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, आपने इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।